नमस्ते। प्राइम रिकैप में आपका स्वागत है। वह अपनी जनजाति के सभी अन्य सदस्यों से अलग पैदा हुआ था और मरने के लिए छोड़ दिए जाने के बाद उसे साबित करना होगा कि वह प्राइमेट राजा बनने के योग्य है। आज हम 2015 की फिल्म एनिमल किंगडम लेट्स गो ऐप की कहानी का पुनर्कथन करेंगे। सवाना रेगिस्तान के एक दूरस्थ स्थान पर बंदरों की एक महान जनजाति अपने नए राजकुमार के जन्म का जश्न मनाती है। राजा सिमियन अपने बंदरों से आशीर्वाद प्राप्त करता है क्योंकि वह अपने बेटे से मिलने के लिए बुलाए जाने की प्रतीक्षा करता है। जब व्लादिमीर, उसका वफादार सलाहकार, अंततः बच्चे के बारे में खबर देने आता है तो वह उसे सूचित करता है कि एक समस्या है। महाराज अपनी पत्नी के कक्ष में जाते हैं और पता चलता है कि रानी ने एक के बजाय 2 संतानें जन्म दी हैं। पहला जन्मा बच्चा कमजोर और दुबला है जो अधिकार से सिंहासन का वारिस होगा। दूसरा बच्चा एक मजबूत, स्वस्थ दिखने वाला बच्चा है। उस अजीब प्राणी को देखकर जादूगरनी हस्तक्षेप करने का निर्णय लेती है और सिमियन को अपने पहले बच्चे से छुटकारा पाने की सलाह देती है। वह दावा करती है कि बच्चा प्रकृति की गलती है और उसके लोग उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जादूगरनी से प्रभावित होकर राजा अपनी पत्नी के सोते समय का फायदा उठाता है और व्लादिमीर को दोषपूर्ण शिशु से छुटकारा पाने का आदेश देता है। बाद में जब रानी जागती है तो वह अपने बच्चों के बारे में पूछती है और मरने से पहले अपने पति से उनका अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती है। फिर सिमियन अपने छोटे बेटे को बाकी लोगों से मिलवाता है, ये कहते हुए कि वह युवराज है जिसे अब वान्या कहा जाता है। इस बीच राजा के आदेश पर व्लादिमीर भेड़िए की गुफा में जाता है और उसे शिशु को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उसकी उंगलियों को पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं। छोटे अजीब बच्चे को देखकर बंदर उसे जीवित रखने पर विचार करता है, लेकिन फिर अपना मन बदल लेता है क्योंकि उसे याद आता है कि वह राजा के प्रति वफादार है। फिर से वह बच्चे से छुटकारा पाने की कोशिश करता है और इस बार वह उसे भेड़िए के मुंह में फेंकने में सफल हो जाता है। हालांकि गिरावट के दौरान बंदर एक बेल में फंस जाता है और अपने शिकारी के चंगुल से खुद को छुड़ाने में सफल हो जाता है। हालांकि जानवर उसे खाने का इरादा नहीं छोड़ता और उसकी दाहिनी हाथ को काटने में सफल हो जाता है। सौभाग्य से उसे एक नाकदार बंदर द्वारा बचा लिया जाता है जो उसे भेड़िए के चंगुल से मुक्त करता है। प्राइमेट बच्चे को चलना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा बंदर नहीं चल सकता क्योंकि उसका दायां हाथ काम करना बंद कर चुका है। इस प्रकार बंदर अपने नए दोस्त इयान की पीठ पर सवारी करता है और दोनों साथ चलते हैं जब तक कि एडवर्ड वयस्कता तक नहीं पहुंच जाता। आमतौर पर दोनों बहुत अच्छे से साथ रहते हैं, सिवाय जब इयान एडवर्ड का फल खा लेता है। युवा बंदर ने कुछ अंजीर रखे थे जो पत्तों से ढके एक छेद में छिपे हुए थे। हालांकि जब वह उन्हें ढूंढने जाता है तो एडवर्ड को पता चलता है कि उसके अंजीर अब वहां नहीं है और वह इयान पर सच बताने का दबाव डालता है। उसे लगता है कि उसके दोस्त ने खाना चुरा लिया है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि अंजीर एक चूहे ने ले लिए थे। वह उन्हें वापस पाने के प्रयास में उसके पीछे जाता है। हालांकि विकलांगता उसकी फुर्ती को सीमित करती है और एडवर्ड इस मिशन में असफल हो जाता है। अपनी शारीरिक सीमाओं की भरपाई के लिए उसे नई रणनीतियों के बारे में सोचना होगा। उसी क्षण वह खोजता है कि वह चूहे को पकड़ने के लिए पेड़ के रस का उपयोग जाल के रूप में कर सकता है। हालांकि इससे पहले कि वह योजना को क्रियान्वित कर सके, एडवर्ड को कोको बॉल की शुरुआत की घोषणा करने वाले तुरही की आवाज सुनाई देती है। इयान खेलों में नहीं जाना चाहता क्योंकि उन दोनों के साथ अक्सर भेदभाव किया जाता है और अन्य बंदरों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि एडवर्ड उसे उन लोगों को एक और मौका देने के लिए मना लेता है और वे दोनों शो देखने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। बेलों से लटकते हुए खिलाड़ी गेंद को एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकते हैं। खेल का लक्ष्य लटकती हुई खोपड़ी के अंदर वस्तु को फेंकना है। पूरी टीम में सबसे कुशल वान्या सबसे पहले लक्ष्य को हिट करती है और दर्शकों में सभी द्वारा सराही जाती है। दूसरा राउंड शुरू होता है और गेंद यान की ओर फेंकी जाती है। विवाद में भाग लेने के लिए उत्साहित बंदर वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खिलाड़ियों को गिरा देता है और गेंद को एक गड्ढे में गिरा देता है। खेल के रुकावट से नाराज कुछ प्राइमेट्स यान को पीटने के लिए एकजुट हो जाते हैं। इस बीच एडवर्ड गेंद को वापस लाने के लिए रस का उपयोग करता है। उस नई विशेषता के बारे में जिज्ञासु बंदर एडवर्ड के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। उसी समय वान्या पास आता है और गेंद पकड़ने के बाद खेल जारी रखने का इरादा रखता है। हालांकि जब वह वस्तु को फेंकने जाता है तो उसे एहसास होता है कि यह उसके हाथ में फंस गई है और इससे छुटकारा पाने के लिए अपने सहयोगियों की मदद लेता है। उस भ्रम के बीच कोको बॉल किंग सिमियन के सिर पर गिरती है और जब उसे निकालने की कोशिश की जाती है तो व्लादिमीर राजा के फर का एक गुच्छा खींच लेता है, जिससे वह गंजा हो जाता है। जब पूछा जाता है कि उस घटना के लिए कौन जिम्मेदार था तो व्लादिमीर अपने चचेरे भाई सर्गेई पर आरोप लगाता है कि वही दोषी है। उस रात व्लादिमीर को चुड़ैल के ठिकाने पर बुलाया जाता है जो उससे पूछती है कि दोषपूर्ण बच्चा अभी भी जीवित क्यों है। बंदर दावा करता है कि उसने राजा के आदेशों का पालन किया और उसे धमकाने के बाद जादूगरनी व्लादिमीर को उस समस्या का समाधान खोजने का आदेश देती है। वान्या छिपा हुआ था और पूरी बातचीत सुन लेता है। उसी क्षण उसे पता चलता है कि उसका एक बड़ा भाई है जिसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। सिंहासन खोने के विचार से क्रोधित होकर राजकुमार खुद से वादा करता है कि वह इसका ध्यान रखेगा। अगले सुबह एडवर्ड देखता है कि इयान पक्षियों से बात कर रहा है। बंदर सफेद पहाड़ के बारे में बात करने पर जोर देता है, लेकिन वानर दावा करता है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है। फिर इयान खुलासा करता है कि पक्षियों ने उसे बताया कि सफेद पहाड़ असली है। जब वे बहस कर रहे होते हैं, सर्गेई और मार्सेल प्रकट होते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि एडवर्ड को राजा ने बुलाया है। सभी बंदरों के सामने राजा एडवर्ड पर जादू करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन बंदर दावा करता है कि उसने कभी भी किसी प्रकार का जादू नहीं किया है और कहता है कि वह केवल कुछ चालें करता है।
कुछ पत्तियों के साथ वह महामहिम के लिए एक ताज बनाता है और जल्द ही वह एक पत्ती पर थोड़ा पानी डालता है, जिससे सिमियन को अपना प्रतिबिंब देखने को मिलता है। अंत में एडवर्ड अपने राजा के लिए एक सिंहासन बनाता है। जैसे ही सिमियन झूलता है, जादूगरनी अपनी गुफा में दौड़ती है और उस पर हमला करने के लिए कीड़ों का झुंड बुलाती है। भ्रम में सिमियन अपने सिंहासन से गिर जाता है और खाई में फेंक दिया जाता है। इस बीच वह पेड़ की जड़ों को पकड़ने और वापस ऊपर चढ़ने में सफल होता है। जैसे ही वह सतह पर पहुंचने वाला होता है, जड़ें टूट जाती हैं। राजा अचानक गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। चुड़ैल दावा करती है कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए एडवर्ड जिम्मेदार है और कहती है कि बंदर ने राजा को खत्म करने के लिए पेड़ की आत्मा को जगा दिया। इसीलिए वान्या इस स्थिति का फायदा उठाकर अपने भाई से छुटकारा पाना चाहता है। वह एडवर्ड को गर्दन से पकड़ता है और उसे जंगल में फेंक देता है। इयान अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य बंदरों से घिर जाता है और कुछ करने से रोका जाता है। जब सिमियन जागता है तो वह वान्या को उसके कार्यों के लिए डांटता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब एडवर्ड गिरने के बाद जागता है तो वह इयान को देखता है, जो उसे बचाने के लिए बेल पर नीचे उतरा है। हालांकि रस्सी बहुत छोटी थी और बंदर अपने दोस्त के हाथ तक नहीं पहुंच सकता। अपने दम पर जीवित रहने का निर्णय लेते हुए वह छोड़कर जंगल के बीच में चला जाता है। युवा बंदर को 2 विशाल शुतुरमुर्ग मिलते हैं और उनमें से एक के मुंह में फलों का गुच्छा होता है। उन फलों में से एक को पकड़ने के प्रयास में एडवर्ड उठता है और केवल दोनों पैरों का सहारा लेता है। उस समय वह खोजता है कि वह सीधा चलने में सक्षम है और उसकी घायल भुजा उसे फिर कभी चलने से नहीं रोकेगी। अचानक भेड़ियों का एक झुंड प्रकट होता है और तिकड़ी को भागना पड़ता है। एडवर्ड केवल पीछे की ओर दौड़ सकता है और यह खोजता है कि केवल 2 पैरों का उपयोग करके वह बहुत तेज दौड़ सकता है। शुतुरमुर्गों के दौड़ने के तरीके को देखकर युवा बंदर आगे की ओर दौड़ने में सक्षम हो जाता है और यहाँ तक कि उन्हें पीछे छोड़ देता है। कुछ मिनट बाद वे एक जगह पर हमला करते हैं जहां कुछ गैंडे चारा खा रहे होते हैं। जानवर भी भागने लगते हैं, जबकि बंदर उन्हें पेड़ की चोटी से देखते हैं। जब वे रास्ते के अंत तक पहुंचते हैं तो गैंडे आर्माडिल्लो की तरह लुढ़कने लगते हैं और एडवर्ड कुचले जाने वाला होता है। उसे बचाने के लिए सिमियन उसके सामने कूदता है और गैंडे को बंदर को कुचलने से रोकने के लिए बल का उपयोग करता है। जानवरों में से एक भाग जाता है और एडवर्ड की ओर लुढ़कता है, इसलिए राजा उसके सामने कूदने में एक पल भी नहीं सोचता। जब खतरा टल जाता है तो युवा बंदर उठता है और पता चलता है कि सिमियन ने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। मरने से पहले राजा उससे माफी मांगता है और दावा करता है कि एडवर्ड भी उसका बेटा है। उसी समय वान्या प्रकट होती है और अपने पिता के शरीर को घर ले जाती है। एडवर्ड अभी भी जंगल में अकेला है, लेकिन अब वह सिमियन के शब्दों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। उस रात बंदर अपने दिवंगत राजा के लिए विदाई अनुष्ठान करते हैं और वान्या को ताज पहनाया जाने वाला है। उस समूह का नेता बनने से पहले ही बंदर व्लादिमीर से छुटकारा पा लेता है, क्योंकि वह उसे दोषी मानता है कि वह अपने भाई को तब खत्म नहीं कर सका जब वह अभी बच्चा था। फिर सर्गेई अपने चचेरे भाई की जगह लेता है और वान्या के वरों को प्रस्तुत करता है। अब उसे उनमें से एक को अपनी पत्नी के रूप में चुनना होगा। हालांकि उनका मूल्यांकन करने के बाद वह एक नया कानून बनाने का निर्णय लेता है। उस दिन से सभी बंदर पूरी तरह से उसके अधीन होने चाहिए। अनुष्ठान पूरा करने के लिए वान्या को अपने पिता का मांस खाना होगा, लेकिन पहला निवाला लेने से पहले उसे एडवर्ड द्वारा रोका जाता है, जो उस भयानक परंपरा को तोड़ना चाहता है। अपने पिता को खाए जाने से रोकने के लिए वह इस बात का फायदा उठाता है कि सभी बंदर गरज से भाग गए हैं और इयान की मदद से राजा के शरीर को जंगल में गिरा देता है। फिर वे उसे छिपाने के लिए वहां जाते हैं। एडवर्ड को छोटे पत्थर फेंक कर एक कब्र बनाता है, लेकिन इयान राजा सिमियन के शरीर पर एक बड़ी चट्टान रखता है और उसे पूरी तरह से छुपा देता है। उसी क्षण बिजली एक झाड़ी पर गिरती है और एडवर्ड को पता चलता है कि वह आग को वश में कर सकता है। वह एक जलती हुई लकड़ी पकड़ता है जब तक कि बारिश शुरू नहीं हो जाती और आग बुझ जाती है। तूफान और अधिक हिंसक हो जाता है और एक बवंडर पेड़ की ओर बढ़ने लगता है। प्राइमेट्स छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्लादिमीर को हर जगह से बाहर निकाल दिया जाता है। जादूगरनी के कक्ष में प्रवेश करते ही बंदर तूफान की आंख में खींच लिया जाता है, जैसे कि एडवर्ड उस प्राकृतिक आपदा के बीच वानर दर्जनों अन्य जानवरों को जीवित रहने की कोशिश करते हुए देखता है, जिसमें एक प्राइमेट भी शामिल है जो अभी अभी अपने परिवार से अलग हुई है। उसे देखकर एडवर्ड उसकी ओर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर फेंक दिया जाता है। मादा को दूर फेंक दिया जाता है और जब बंदर फिर से उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो वे दोनों फिर से खींच लिए जाते हैं। हालांकि अब एडवर्ड तैयार है। उसने अपने शरीर को एक पेड़ के तने से बांध लिया और इस तरह बवंडर में बह जाने से बच गया। 2 बंदरों के वजन से बेल टूट जाती है और वे खाई में गिर जाते हैं। एडवर्ड मादा बंदर को पकड़ता है और अपनी टांगों का उपयोग करके वापस सतह पर चढ़ता है। तूफान शांत हो जाता है और जब प्राइमेट जागता है तो वह उस अजीब आदमी को थप्पड़ मारता है। वह उस पर हमला करने की तैयारी करती है, लेकिन अचानक अपने परिवार के पेड़ को नष्ट हुआ देखकर रोने लगती है। जब इयान आता है तो बंदर भागने का फैसला करता है और एडवर्ड उसे पकड़ने के लिए अपने दोस्त को छोड़ देता है। वह उसे घाटी के पार पीछा करता है और उससे मिलने के लिए सबसे प्रतिकूल चुनौतियों का सामना करता है। कुछ घंटों बाद वे अंततः मिलते हैं और प्राइमेट अपना नाम लूसी बताती है। बंदर को दोनों पैरों पर चलते हुए देखकर वह भी ऐसा करना सीखने का निर्णय लेती है। एडवर्ड की मदद से लूसी जल्द ही खड़े होना सीख जाती है और वे दोनों मिलकर पहाड़ की छोटी सी दृश्य का आनंद लेते हैं। बंदर बताता है कि उसका परिवार उस पेड़ में रहता है जिसे वे देख रहे हैं और लूसी को वहां जाकर उनसे मिलने के लिए आमंत्रित करता है। वापसी के रास्ते में उन्हें लावा की एक झील मिलती है और एडवर्ड आग से एक लकड़ी लेता है ताकि उन्हें रास्ता दिखाने में मदद मिल सके। जब वे पेड़ के पास पहुंचते हैं तो बंदर उनका स्वागत करते हैं, जो यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि वह आग को कैसे वश में कर पाया। युवा वानर कहता है कि जंगल शानदार है,
और कहता है कि इससे डरने की कोई वजह नहीं है। उसी समय वान्या प्रकट होता है और अपने भाई को उस मशाल से छुटकारा पाने का आदेश देता है, यह दिखाने के लिए कि आग उसके लिए कितनी दोस्ताना हो सकती है। एडवर्ड कई लकड़ियों को जलाता है, लेकिन एक दुर्घटना का कारण बनता है और पास की झाड़ी में आग लग जाती है। फिर जादूगरनी प्रकट होती है और दावा करती है कि राज्य में हुई सभी अभिशाप एडवर्ड की गलती थी। बंदर उसका समर्थन करते हैं और जोड़े को बाहर निकाल देते हैं। जाने के लिए कोई जगह न होने के कारण वे भेड़िए की गुफा पर कब्जा करने का निर्णय लेते हैं और बंदर आग का उपयोग करके जानवर के हमले से बचता है। आग से डरकर भेड़िया भागने का निर्णय लेता है और युवा बंदर एक सुरक्षित और आरामदायक शिविर पर कब्जा कर लेते हैं। लूसी एडवर्ड को उस मशाल से छुटकारा पाने का आदेश देती है और वह आग के फैलने से रोकने के लिए एक पत्थर की बाट लगाता है। उस रात वे पहली बार चुंबन करते हैं। तब तक प्राइमेट्स के बीच कोई चुंबन नहीं था, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि यह एक सुखद कार्य है तो वे इसे जारी रखते हैं, भले ही उन्हें इसका कोई उपयोग न मिले। जोड़े को देखकर बंदर भी इस प्रथा को अपनाते हैं और चुड़ैल उन्हें फटकारने के लिए वृक्ष आत्मा को बुलाती है। अगले कुछ दिनों में लूसी एडवर्ड को अपना खाना शिकार करना सिखाती है। इसमें फल और अन्य जानवर दोनों शामिल हैं। साथ में वे आग बनाना सीखते हैं और यहाँ तक कि भेड़िए को भी पालतू बना लेते हैं। जब वे रात का खाना पकाते हैं तो बंदर उस गंध का आनंद लेते हैं और पेड़ की आत्मा फिर से उन्हें डराने के लिए प्रकट होती है। डिएगो उस आवाज का पीछा करने का निर्णय लेता है और पता लगाता है कि पेड़ की आत्मा वास्तव में मौजूद नहीं है, यह सिर्फ लोगों को डराने के लिए एक कहानी है। ये महसूस करते हुए कि उसकी पहचान उजागर हो गई है, जादूगरनी उसे खत्म करने का इरादा रखती है, लेकिन डिएगो भागने में सफल होता है और सबको सच्चाई बताता है। नाराज होकर बंदर पेड़ को छोड़ने और अपनी राह पर चलने का निर्णय लेते हैं। गिजेला को छोड़कर सभी चले जाते हैं। केवल मादा बंदर रहने का निर्णय लेती है क्योंकि वह मानती है कि उसकी जगह वान्या के पास है। चूंकि अभी भी रात है और लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वे एडवर्ड से मदद मांगने का निर्णय लेते हैं। हालांकि लूसी उन लोगों के खिलाफ नाराजगी रखती है और उन्हें जाने का आदेश देती है। अपनी जनजाति से बात करने के बाद एडवर्ड तय करता है कि वह उन्हें सिर्फ उस रात के लिए खाना खिलाएगा और अगली सुबह वे चले जाएंगे। नाराज होकर लूसी इस व्यवस्था से सहमत हो जाती है। गुफा में सभी इकट्ठा होते हैं। वे गाना शुरू करते हैं और पार्टी करने का निर्णय लेते हैं। हफ्तों तक वान्या और गिजेला नए गांव के निर्माण को देखते हैं और अपने लोगों द्वारा छोड़े गए महसूस करते हैं। अपने छिपने के स्थान पर जादूगरनी अपने बदले की तैयारी करती है। महीनों बाद लूसी और एडवर्ड की शादी हो गई और वे एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। जब उसकी पत्नी आराम करती है, वह गांव के निर्माण और विस्तार में ग्रामीणों की मदद करता है। अब तक उन्होंने 2 पैरों पर चलना और अपने भोजन के लिए शिकार करना सीख लिया है। डिएगो ने कोयला पाया और एडवर्ड को दिखाता है कि वह उस वस्तु का उपयोग दीवार पर निशान छोड़ने के लिए कर सकता है। हालांकि एडवर्ड को लगता है कि इसका कोई उपयोग नहीं है, फिर भी वह युवा की खोज पर गर्व महसूस करता है। गाँव की वृद्धि को देखकर नए प्राइमेट्स आश्रय और भोजन के लिए आते हैं, लेकिन सर्गेई और मार्सेल उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। उसी समय एडवर्ड आता है और अपने सहयोगियों को उन गरीब लोगों की मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सर्गेई उसे डराने का अधिकार महसूस करता है। जब वे बहस कर रहे थे, चुड़ैल के टिड्डियों का झुंड गांव के पास आया और जगह को नष्ट कर दिया। हमले के बाद बंदर जादूगरनी के पीछे जाने के लिए एकजुट होते हैं, इसलिए लूसी एडवर्ड से उसके भाई की मदद करने के लिए कहती है, जबकि वह घायलों की मदद करती है। अपने पालतू भेड़िए के साथ वानर पेड़ की ओर दौड़ता है और अन्य प्राइमेट्स के आने से पहले वान्या से बात करने की कोशिश करता है। हालांकि जब वान्या आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसके पूर्व वानर उसे खत्म करने के लिए वहां होते हैं। गिजेला अपने पति की रक्षा के लिए आती है और सर्गेई एक सौदा प्रस्तावित करने का निर्णय लेता है। वह उसे आश्वासन देता है कि अगर वान्या उन्हें पेड़ दे देता है तो वानर उसे जीवित रहने देंगे। हालांकि नया राजा उनका सामना करने का निर्णय लेता है और सर्गेई अपने सहयोगियों को पेड़ को नष्ट करने का आदेश देता है। कुल्हाड़ी के कई वारों के कारण रस बहने लगता है और वान्या गुस्से में है। वह अपने पूर्वजों के पेड़ को बहुत पसंद करता है और उसे नष्ट नहीं होने देना चाहता। युवा राजा अपने लोगों पर हमला करता है और बदले में उस पर हमला होता है। एडवर्ड लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। सर्गेई वान्या पर मशाल से हमला करता है, लेकिन आसानी से गिरा दिया जाता है और आग फैलकर पेड़ में बहने वाले रस के माध्यम से फैल जाती है। जब पेड़ जल रहा होता है तो गद्दार अपने लोगों को राजा को पकड़ने का आदेश देता है, जबकि वह अंतिम प्रहार करता है। हालांकि गिजेला उन्हें विचलित करने में सफल हो जाती है। इस बीच वान्या अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए आजाद हो जाता है। अफरा तफरी के बीच भेड़िया एडवर्ड को जगाने जाता है। जब उसे एहसास होता है कि गिजेला की जान खतरे में है तो युवा वानर एक बेल को पकड़ लेता है और भेड़िए की मदद से ऊपर उठने की कोशिश करता है। इस तरह वह गिजेला को आग से बाहर निकालने में सफल होता है। हालांकि एक जलती हुई लकड़ी उसके ऊपर गिर जाती है और वानर फंस जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन सभी वानर भाग जाते हैं जब पेड़ गिरने वाला होता है। पेड़ के साथ चुड़ैल का अंत हो जाता है, लेकिन एडवर्ड को उसका भाई बचा लेता है। जब वे अपने पुराने घर के विनाश का शोक मनाते हैं तो भाई एक दूसरे से सुलह करते हैं और वान्या अपने भाई को खत्म करने की कोशिश करने के लिए शक्ति के अंधे होने के लिए माफी मांगता है। जब वे बाकी जनजाति से मिलते हैं तो सर्गेई बंदरों के बीच दहशत फैलाना शुरू कर देता है। वह दावा करता है कि अब सब कुछ जल चुका है और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वे सब मर जाएंगे। उस क्षण एडवर्ड आकाश की ओर देखता है और पक्षियों को देखकर अपने दोस्त के शब्दों को याद करता है। वानर दावा करता है कि वह एक शानदार दुनिया को जानता है जो जंगलों से भरी है, झीलों से घिरी है और फलों से भरपूर है। उस क्षण वह इतिहास में आशा का पहला कार्य करता है और अपने लोगों को सफेद पहाड़ की ओर ले जाता है। वहां पहुंचने के लिए वे जिस कठिन रास्ते पर चलते हैं, एडवर्ड सभी विपत्तियों के बावजूद उनके दिलों में आशा को पोषित करता रहता है।
लंबे दिनों की यात्रा के बाद समूह अंततः वादा की गई भूमि पर पहुंचता है और एडवर्ड को पता चलता है कि वास्तव में सफेद पहाड़ मौजूद है। वहां वह अपने दोस्त इयान से मिलता है और वे मिलकर उस जीत का जश्न मनाते हैं।